मुझे कभी प्यार नहीं मिला है किसी भी रिश्ते में, एंड नाउ इफ आई गॉट दैट लव एंड दैट अफेक्शन एंड दैट सहूलियत टू डू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू, तो मुझे वो करना चाहिए। यू गाइज आर सेइंग कि एवरी अरेंज मैरिज इज नॉट गुड। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। अरेंज मैरिज में भी प्रेम हो सकता है। लवलेस मैरिज इज बैड। तो हमने ये नावल जो है, हिंदी के वरिष्ठ लेखक हैं अमरीक सिंह दीप, उनका नावल है तीर्थाटन के बाद, उस पर बेस्ड है ये फिल्म, तो हमने वो चुना। आई बिलीव एवरी एक्टर वॉन्ट्स टू डू समथिंग मीनिंगफुल। हमारे यहाँ इतना अच्छा लिटरेचर है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट बीन टच्ड। अगर एक औरत जो थ्रू आउट एक क्रूअल सिचुएशन में रह रही है, लवलेस लाइफ जी रही है, उसको कोई हक नहीं है कि उससे बाहर आए। रिलेशनशिप वेदर इट इज मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल, वो रिलेशनशिप जायज होना चाहिए। जायज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी हो सकता है और नाजायज मैरिटल रिलेशन भी हो सकता है। किसी भी नए इंसान के साथ जुड़ जाना ये आसान बात नहीं है, तो आपकी वेवलेंथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वो सच्चा प्यार होना बहुत ज़रूरी है। हमारा बॉलीवुड तो एक तरफा प्यार की बहुत दलीलें देता है। वो तो खाली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट हाँ। एंटरटेनमेंट। प्रवीण जी, मृणाल जी, पहले तो मुझे आप ही के फिल्म की एक लाइन से शुरुआत करनी है कि तुम मुखातिब हो, तुम करीब भी, तुम्हें देखें कि तुमसे बात करें। आई वॉज इम्प्रेस्ड, वहीं पे मैं इम्प्रेस्ड थी। क्या बात है, बहुत कमाल का ट्रेलर है, बहुत कमाल का ट्रेलर है। थैंक यू वेरी फिल्म मच। कैसी होने वाली है? बहुत बढ़िया, आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। दंग रह जाएंगे, पक्का पक्का, श्योर? पक्का। क्योंकि मुझे ऐसे लगा ट्रेलर में बहुत सारे इमोशंस थे। स्टार्टिंग का हाफ ट्रेलर अलग पाथ पे है, उसके बाद का अलग पाथ पे है। बहुत ही प्यारा ट्रेलर मुझे लगा। पहले तो आप मुझे बताओ, वाई ढाई आखर, वाई लिटरेचर? बेसिकली मैं इस फिल्म को ना कहता हूँ कि इट इज़ एन ऑड टू लव। प्रेम गीत है एक तरह से। इसकी कहानी में प्रेम की चाहत है, प्रेम की तलाश है, और इसके लिए ढाई अक्षर जो है ना, प्रेम के लिए सबसे उपयुक्त टाइटल था। आपको दोहा पता होगा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये इसीलिए आपने ढाई आखर ही चुना? जी, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताऊं कि प्रेम जो है ना, आप कल्पना करिए ये दुनिया इतनी सुंदर क्यों है? प्रेम की वजह से ही है ना। अगर सोचिए कि अगर प्रेम नहीं होगा तो ये दुनिया कैसी हो जाएगी। और इस फिल्म का क्रक्स ये है कि आदमी और औरत अगर आपस में प्रेम नहीं करते तो उस रिश्ते का कोई अर्थ नहीं है। प्रेम ही आदमी और औरत के रिश्ते की बुनियाद है। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं, कुछ लोग रिश्तों को ढोते रहते हैं, उनके बीच में कोई प्यार नहीं है, चाहे वो फैमिली के प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हो। तो कितनी कई केसेस में तो कितनी इनह्यूमन और क्रूअल सिचुएशंस में औरत की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो बेसिकली ये फिल्म जो है ना, उसी पर फोकस करती है। बिल्कुल, क्योंकि मैम का एक डायलॉग भी मैंने देखा था कि किसी अनजान आदमी से शादी कर लेना, उसके वंश को फिर आगे बढ़ाना, ये सब मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये पाप है। हाउ मतलब यू गाइज आर सेइंग कि एवरी अरेंज मैरिज इज नॉट गुड? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। अरेंज मैरिज में भी प्रेम हो सकता है। लवलेस मैरिज इज बैड, ऐसा नहीं है। और लव मैरिज में भी हो सकता है कि बाद में जो है वो इल्यूजन खत्म हो जाए और कुछ और ही निकल आए, वो भी हो सकता है। लेकिन जो बुनियादी शर्त है ना आदमी और औरत के रिश्ते की, वो प्रेम है। ऑल्सो एक बात और थी कि ज़रूरी नहीं है हर रिश्ते का कुछ नाम हो, और विश्वास होना ज़रूरी है। तो मुझे थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाना है, किस तरीके का विश्वास? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेल हर अबाउट द लिटरेचर पार्ट ऑफ इट। देखिए, आपको मैं बताऊं, अगर हम फिल्म की हिस्ट्री देखें, पूरी दुनिया में जो अच्छी फिल्में बनी हैं या बन रही हैं, वो अच्छे लिटरेचर पर बेस्ड होती हैं, नॉवेल्स पर बेस्ड होती हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी शुरू में ऐसी फिल्में बनी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये फिल्में गायब हो गई, बनना ही बंद हो गई। अभी हम आसपास क्या देखते हैं, फिल्में बन रही हैं वायलेंस पर, हैं, सबको एक्शन चाहिए, हॉरर चाहिए। तो मतलब बेसिकली जो है
वो उस तरह का सिनेमा जो फाइन सिनेमा है, जो ह्यूमन इमोशन से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन लाइफ के बेसिक कंसर्न से जुड़ा हुआ है, उससे हम डिप्राइव होते जा रहे हैं। और इस सब्जेक्ट को चुनने का एक कारण ये भी था कि कहीं से तो शुरुआत हो। तो हमने ये नावल जो है, हिंदी के वरिष्ठ लेखक हैं अमरीक सिंह दीप, उनका नावल है तीर्थाटन के बाद, उस पर बेस्ड है ये फिल्म। तो हमने वो चुना और उत्तरांचल में हमने उसको शूट किया है और फिल्म आपके सामने। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बात बोली कि इस तरीके का सिनेमा बन रहा है जहाँ पे सिर्फ एक्शन है, वॉयलेंस है। तो एक एक्टर के लिए ऑल्सो, मृणाल जी आपसे भी सवाल है कि एक्टर के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ दोनों जगह बैलेंस बना के रखना, इस तरीके की फिल्मों में जहाँ कंटेंट अच्छा है, रूटेड है, और इस तरीके की फिल्मों में जो कमर्शियली भी बेनिफिशियल हैं। I believe every actor wants to do something meaningful with every project. कोई कोई लोग होते हैं उनको मिल जाती हैं स्क्रिप्ट्स वैसी, कोई कोई लोग होते हैं उनको पूरे जन्म भर नहीं मिलती। सो एवरीबडी इज़ इन सर्च ऑफ गुड कंटेंट। अगर उनके सामने अच्छा कंटेंट रखा जाए और उनको ये विश्वास हो कि ऑडियंस वांट्स टू सी गुड कंटेंट, अगर ये प्रूव हो जाए तो वो तो वैसी वाली फिल्में करे ही ना। बिकॉज एक्टर में जो भूख होती है ना, वो हमेशा कंटेंट की ही होती है, अच्छे कैरेक्टर्स की ही होती है। तो आई बिलीव अगर गिवन अ चांस एवरीबडी वुड डेफिनेटली चूज ग्रेटर कंटेंट। आप हॉलीवुड में देखिए, एवरी अदर फिल्म इज़ बेस्ड ऑन लिटरेचर। तो हमारे यहाँ इतना अच्छा लिटरेचर है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट बीन टच्ड. So I believe it's a very good beginning, and I was extremely happy when Praveen ji approached me with this. I come from a literary family. My Nana ji was a very big writer, so I am connected to literature. So anything which is literature based and that comes my way, तो मैं झपट लेती हूँ उसको, ग्रैब कर लेती हूँ। तो और ये तीर्थाटन के बाद ये नावल तो बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी बनी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि नॉवेल अच्छी है तो स्क्रीन प्ले अच्छा ही हो, फिल्म अच्छी ही बने, बट इन दिस फिल्म्स केस इट इज़ इक्वली गुड एज अ नॉवेल। अच्छा नहीं, कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं हाल फिलहाल में जिन्होंने बहुत अच्छी आर्ट फिल्म्स करी हैं। वन ऑफ देम इज़ तृप्ति डिमरी। बुलबुल के लिए बहुत सराहा गया, उन्हें कला के लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला, लेकिन उसके बाद वो एनिमल में आई, उसके बाद कई और फिल्मों में आई हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि क्यों। तो एज एन एक्टर व्हाट डू यू फील? आई डोंट बिलीव इन ट्रोलिंग, आई डोंट रीड, बिकॉज जो मुझे सही लगे वो मुझे करना चाहिए, और जो मुझे दिल से अच्छा लगे वो मुझे करना चाहिए। एट टाइम्स इट हैपन्स कि कमर्शियल सक्सेस भी ज़रूरी होता है, ऑल्सो कमर्शियल सक्सेस ज़रूरी होता है कंटेंट वाली फिल्म्स चलाने के लिए। मतलब तृप्ति ने जिन फिल्मों में काम किया, तो बुलबुल में काम किया, उसके बाद अगर उसने किसी सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म में काम किया है और उसके बाद वापस मीनिंगफुल फिल्म करी है, तो मीनिंगफुल फिल्म ज़्यादा चलेगी because of that success. So it is interconnected, it is interrelated, it's interdependent, so there is no harm. अच्छा, आपकी फिल्म की बात अगर मैं करूं ढाई आखिर की, तो एक चीज़ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो थर्ड पर्सन देखता है या सोसाइटी देखती है, वो बड़े आसानी से बोल देते हैं कि अरे ये तो बहुत गलत इंसान है, इसका कैसे बाहर किसी से कैसे प्यार हो सकता है जब आपकी बीवी घर पे है या फिर आपका पति घर पे है। लेकिन जो मैंने ट्रेलर में देखा कि हो सकता है अगर आप मैरिड हैं उसके बावजूद भी आप किसी और से प्यार में पड़ सकते हैं। हाउ डू यू गाइज सी दिस इन रियल लाइफ? थोड़ा सा मैं बताती हूँ। इनिशियली ये फिल्म, दिस इज़ बेस्ड ऑन 1980s era. ओके, द विमेन इन स्मॉल विलेजेस और टाउन्स, उनकी तरफ एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखा जाता है। इवन इन बिग सिटीज आल्सो उस टाइम पे, एंड नाउ ऑल्सो। मतलब कोई मर्द भी ये कोशिश करे तो शायद ट्रोलिंग हो अभी भी। तो उस टाइम पे तो कितना होता होगा आपको पता है। बट दिस लेडी हु हैज़ लिव्ड इन लवलेस मैरिड लाइफ, हर हस्बैंड इज़ नो मोर, शी हैज़ 2 बिग बॉयज़ जो शादीशुदा हैं, उनकी एक पोती भी है। और अब इस उम्र में जाके उनका एक पेन फ्रेंड बन जाता है, एक बहुत बड़ा राइटर, और प्लेटोनिक रिलेशनशिप शुरू होती है। एंड नाउ शी इज़ इन द टर्मोइल कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए या नहीं चाहिए, एंड फाइनली शी डिसाइड्स कि होना चाहिए।
मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी इस सब्जेक्ट के बारे में कि वो खड़ी हो जाती है और बच्चों को बोलती है कि देखो बेटा, ये मेरी लाइफ है, मैंने मेरे सारे जो मेरी ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सारी अच्छे से पूरी करी है। मुझे लाइफ में कभी नहीं करने को मिला जो मुझे करना चाहिए था, जो मैं चाहती थी। मुझे कभी प्यार नहीं मिला है किसी भी रिश्ते में। एंड नाउ इफ़ आई हैव गॉट दैट लव एंड दैट अफेक्शन एंड दैट सहूलियत टू डू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू, तो मुझे वो करना चाहिए। सो इतनी प्रोग्रेसिव लेडी है वो, और मुझे लगता है ऐसा प्रोग्रेशन शायद किसी मर्द में भी देखना पॉसिबल नहीं है। बट फॉर दैट यू हैव टू हैव अ प्योर हार्ट एंड यू शुड, मतलब यू शुड नॉट डिसीव एनीबडी, बट यू शुड गिव फुल जस्टिस टू योर इमोशंस। आई टोटली एग्री। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैरिटल रिलेशन और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, माई कंसर्न इज रिलेशनशिप जो आदमी और औरत के बीच में है। अगर एक औरत जो थ्रू आउट एक क्रूअल सिचुएशन में रह रही है, लवलेस लाइफ जी रही है, उसको कोई हक नहीं है कि उससे बाहर आए। उसके भी कुछ सपने हैं, उसकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, उसने भी जिंदगी में कुछ सोचा होगा। तो व्हाट अबाउट दैट? सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी इस चीज़ को नहीं ठीक मानती है तो वो अपना पूरा जीवन होम कर दे उसके लिए? उसको क्यों राइट नहीं है उससे बाहर आकर के एक खुला आकाश देखने का, जो सपने उसने अपनी जिंदगी के बारे में देखे थे उनको पूरा करने का? तो अगर रिलेशनशिप वेदर इट इज मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल, वो रिलेशनशिप जायज़ होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर एक लवलेस लाइफ है और वो मतलब विमेन जो है शी इज सब्जेक्टेड टू वायलेंस, अब्यूज है, आप उसको क्या रिलेशनशिप कहेंगे? इट इज नॉट हेल्दी रिलेशनशिप। तो उससे बाहर आने का उसको हक है, या जिंदगी भर वो उस नर्क को भोगती रहे कि भी सिर्फ सोसाइटी क्या कहेगी? क्यों? देखिए मैं आपको बताऊं, जायज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी हो सकता है और नाजायज मैरिटल रिलेशन भी हो सकता है। तो ये फर्क सोसाइटी को करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं बेसिकली हुआ क्या है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ एजुकेशन बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी, लेकिन और औरत का रोल चेंज हुआ तेजी से, लेकिन औरत को लेकर रवैया चेंज नहीं हुआ, मेल मेंटलिटी चेंज नहीं हुई। आदमी अभी भी, मैं कह रहा हूँ अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, आदमी अभी भी ये एक्सेप्ट करने के लिए अंदर से तैयार नहीं है कि औरत उसके सामने आंख से आंख मिला के बराबर खड़ी होकर बात करे। ठीक है, थोड़े थोड़े कंसेशन उसको कंपल्शन में देने पड़ते हैं क्योंकि औरत भी वर्किंग है, वो भी पैसा कमा के ला रही है, लेकिन बेसिकली जो ज़रूरत है जिसको चेंज करने की वो ये है कि आप औरत को अपने बराबर का ह्यूमन बीइंग माने। जैसे आपके सपने हैं, जैसे आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जैसे आपकी अपेक्षाएं अपनी लाइफ से, वैसे ही औरत की भी हैं। तो उसको पूरा करने का क्यों हक उसे नहीं होना चाहिए? आप बताइए मुझे। एंड वी ऑलवेज से कि एवरीबडी हैज़ गॉट वन लाइफ। तो औरत का भी एक ही लाइफ है, एक ही ज़िंदगी है। अगर वो कोई चीज़ बहुत दिल से चाहती है और वो उसे करने को ना मिले पूरी लाइफ, क्योंकि एक इंसान चाहता है कि वो ना करे, दैट डजंट मेक सेंस, स्पेशली नाउ। बट सेम गोज विद द मेल जेंडर ऑल्सो। बहुत से रिश्ते हैं जहाँ पे आदमी भी खुश नहीं Loveless, है, yeah, loveless loveless. है। मैं क्या कह रहा हूँ, आदमी भी अगर खुश नहीं है तो उसको हक है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें मेजॉरिटी में सफरर विमेन है। आदमी के पास तो पूरी दुनिया है बाहर, वो कुछ भी करे उसको कौन देखने वाला है। औरत घर के बाहर अभी भी कदम रखेगी तो उस पर 100 सवाल खड़े होंगे। जजमेंट पहले। मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम, अभी भी विमेन ही सफरर हैं। But I'm extremely happy that my character in this film, Harshita, she takes a stand. She tells her children, the near and dear ones, कि देखो बेटा, मैंने सब जिम्मेदारियां निभाई हैं, अब आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, and you do not have a right to say anything with me. मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं सिर्फ दो ही चीज़ों को जानती हूँ, अपना मन और परमेश्वर। बस वो छोड़ के मैं किसी को भी आंसरेबल नहीं हूँ। इट्स अ बिग स्टैंड। और ये वाला जो व्यू है कि बच्चे भी आपको प्रेशराइज करते हैं, जबकि वो तो एक आपका बहुत ही
प्राइवेट, बहुत ही पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप में किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, उसको आपका बच्चा कैसे इन्फ्लुएंस कर बट सकता आई है। ऑल्सो फील दैट द डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट. मतलब कोई भी उठ के किसी के भी साथ चले जाए तो दैट इज नॉट जायज, राइट? डेप्थ ऑफ द सिचुएशन, डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप, डेप्थ ऑफ द लव, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. वो रिलेशनशिप खड़ा कहाँ है? आपकी कोई इमोशनल शेयरिंग है, आपकी कोई बॉन्डिंग है कि नहीं है, इससे तय होगा ना रिलेशनशिप. खाली साथ फेरे लेने से ही तो तय नहीं हो जाएगा ना कि भाई ठीक है अब तो आप बाउंड हो जी. तो मतलब ये बड़ी क्रूअल और इनह्यूमन सिचुएशन है अगर उससे आप औरत को बाहर आने से रोकते हैं तो. ऑल्सो जो हर्षिता वाला जो कैरेक्टर है, जो आपका कैरेक्टर है, वो बाहर आ रहा है, एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है किसी भी रिश्ते से बाहर आके और दूसरे रिश्ते में एंटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बाहर आ जाना तो एक बार को 2% ईजी हो सकता है, लेकिन दूसरी जगह एंटर करना आपका पूरा एक ट्रॉमा होता है, बहुत सारी पास्ट मेमोरीज होती हैं, उसे लेकर हाउ टफ इट इज़ अगले रिश्ते में जाना, जो कि हर्षिता का कैरेक्टर कर रहा है. It is definitely tough, and the way you are asking questions, I'm sure you are very curious about the relationship of Harshita and her. I told you, na, I was impressed in the Yeah. first Maybe for that you should see the film Yeah. because we I will will not see the reveal the whole film Yeah. in this show. So I'm sure it is very tough. Even if मतलब फिल्म को छोड़ दीजिए, अगर सेकेंड टाइम कोई शादी भी कर लेता है तो भी इट इज़ वेरी टफ. राइट. किसी भी नए इंसान के साथ जुड़ जाना ये आसान बात नहीं है. तो आपकी वेवलेंथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वो सच्चा प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और एक बहुत ही पायस रिलेशन और दोनों का देना उसमें बहुत ज़रूरी है. मतलब एवरीबडी शुड हैव अ पार्ट इन देयर, बोथ द पार्टीज इक्वल पार्ट, एंड दे हैव टू बिल्ड इट. हमेशा कहते हैं कि रिलेशनशिप इज़ लाइक अ प्लांट. तो वो छोटा प्लांट होता है तो उसको पानी डालना पड़ता है, उसको फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है. अगर उसमें पत्ते ख़राब हो गए तो उनको निकाल देना पड़ता है. तो ऐसे तो ग्रो होती है रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप. हमारा बॉलीवुड तो एक तरफा प्यार की बहुत दलीलें देता है. वो तो खाली एंटरटेनमेंट. हाँ, ये बात मेरे मन में थी कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, बिकॉज इन रियल लाइफ सिर्फ एक ही तरफ से अगर एफर्ट है तो वो इंसान बहुत एम्प्टी फील करने लगता है. नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप इनसे बात करके समझ ही गई होंगी कि कितना डीपली इन्होंने कैरेक्टर को समझा है. मतलब इन्होंने सच में पर्दे पर हर्षिता के कैरेक्टर को जिया है. आपको ये कहीं एक्ट करती हुई नजर नहीं आएंगी पर्दे पर. इन्होंने वास्तव में उस कैरेक्टर को जिया, और यही खूबसूरती है एक औरत की पूरी जर्नी है जो वर्षों तक मतलब मैरिड लाइफ में प्रताड़ना का, हिंसा का शिकार रही. वो कैसे उससे बाहर आके अपनी एक ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करती है, अपनी लाइफ को रीबिल्ड करती है. ये है बेसिकली इस फिल्म का आइडिया. आई बिलीव मैंने कहीं पढ़ा कि विमेन आर लाइक रिवर. नो, वो बहना जानती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, रोकने की कोशिश होती है, गंदगी होती है उसमें, लेकिन उसको दूर करके खेतों को हरा भरा करते हुए वो आगे चलना जानती है. सो वो सिमिली मुझे बहुत याद आती है जब व्हेन आई पोर्ट्रे एनी सच कैरेक्टर. अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं तो इस पूरी होल प्रोजेक्ट के पीछे आइडिया क्यों था, ये क्या था कि ये बनाना है मुझे? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये आइडिया सिर्फ एक दिन में पैदा नहीं हुआ. ये आइडिया कहीं ना कहीं मेरी जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ ना, मैंने अपने आसपास, परिवार में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में जिस तरह से ये सब होता हुआ देखा, तो ये सवाल मेरे मन में लगातार आता रहा कि आदमी और औरत में फ़र्क क्या है और ये फ़र्क क्यों है. औरत ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है, तो फिर भी जो है इस तरह का व्यवहार औरत के हमारे आसपास होता है, हम इग्नोर करते हैं. मतलब औरत के खिलाफ वायलेंस को सोसाइटी नॉर्मली लेती है कि यार ये तो होता ही है, क्या खास बात है, अब पति पत्नी का झगड़ा है, पीट दिया तो क्या हुआ. इवन फिजिकल वायलेंस के अलावा भी छोटी मोटी चीजें नहीं, उससे भी खतरनाक मेंटल वायलेंस है जिसका शिकार औरत जिंदगी भर रहती है. आप देखिए, आप घर में बैठिए, बात करिए,
उनकी बातचीत में, उनके मजाक में इस तरह की बातें होंगी कि उसको हर बार उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी कि तो, और मतलब ऐसे लगे कि जैसे शी इज नॉट फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग, शी इज इंफीरियर टू मेल्स। तो ये चीज हुई। तो करते 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 ये कहानी एक लिटरेरी मैगजीन में छपी थी, तो उसको हमने पढ़ा। उसका तब नाम था तीर्थाटन। तो मैंने कहा ये कहानी तो मतलब मेरे आसपास की कहानी है जो मैं देखता आया हूँ बचपन से आज तक, तो इसको पर्दे पे उतारना चाहिए, फिल्म बनानी चाहिए इस पर। तो हमने राइटर से बात की, तो उन्होंने हमें राइट्स दे दिए। फिर हम सोचते रहे कि भाई इसके बहुत डायमेंशंस हैं, तो हमने राइटर को कहा यार इस पे आप उपन्यास लिख दीजिए ना। उन्होंने उपन्यास भी लिख दिया। तो मैंने कहा भाई अब तो ये फिल्म बनेगी। तो हम कोविड से पहले करना चाहते थे, फिर 3 साल निकल गए। जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो हमने ये फिल्म शूट की। एंड व्हाई मृणाल जी इन हर्षिता's कैरेक्टर? मृणाल जी का काम मैं पहले देखता आया हूँ, शुरू से देखता आया हूँ, और जब मैं इनसे मिला इनके घर पे तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि कोई और इस पात्र के साथ, इस कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं कर सकता। आप देखिए इनका घर किताबों से भरा हुआ है। ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं भाषा विज्ञान में। इनके फादर मराठी के बहुत बड़े राइटर थे। शी इज़ वेरी वेल रेड पर्सन। तो मुझे चूंकि लिटरेचर को विजुअल मीडियम में, अपने मीडियम में ट्रांसफॉर्म करना है, तो मुझे चॉइस भी ऐसी करनी होगी जो लिटरेचर की नॉन्सेंस जो हैं, बारीकियों को समझ सके। तो मुझे लगा कि इनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, एंड शी हैज प्रूव्ड इट। अगर आप फिल्म देखेंगे तो at times even I direct films and I write also. हाँ, शी इज नोन नोटेड राइटर इन मराठी सिनेमा भाई। So it should not be like yet another project. I don't believe in that. अगर आपके दिल को छू गया तो लोगों के दिल को छू जाएगा. That is what I believe in. मैं आपको बताऊं, मैं थिएटर से आया फिल्म में, मैं थिएटर करता रहा हूँ। थिएटर में ना एक्टर को एक पहला पार्ट क्या पढ़ाया जाता है कि अगर आप अपने रोल को एंजॉय कर रहे हैं तो ऑडियंस भी उसको एंजॉय करेगी। Very true. तो यही चीज जो है ना, आपने आपके काम को भी लेके, अगर आप ये प्रोग्राम बना रही हैं, उसको बनाते हुए एंजॉय कर रही हैं, तो आपकी ऑडियंस भी एंजॉय करेगी उसको। तो ये तो बिल्कुल एक माना हुआ फार्मूला है इसका, यही सूत्र है। तो बेसिकली जो है इन्होंने मतलब जिस तरह से उस कैरेक्टर में इमर्स होके पूरी तरह से उसको जिया, मतलब मैं कम से कम जो है, मतलब मैंने सोचा था, लेकिन ये इन्होंने उससे भी एक कदम आगे रखा। और बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमने फिल्म शूट की है। 46 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन आपको फिल्म देखते हुए नहीं लगेगा बिल्कुल भी। यही एक्टर का कमाल होता है। अच्छा, और मृणाल जी, was literature the only meaning, the only reason behind saying yes to this? No, literature तो था ही, and after literature कोई भी आर्टिस्ट बहुत लालची होता है। तो इतनी बढ़िया कैरेक्टर अगर आपको पोर्ट्रे करने को मिल रही है तो वो लालच निकल के आ जाता है। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि आई वॉज द एंटायर टीम चोज मी एंड दे वर वेरी हैप्पी टू हैव मी एज हर्षिता। ओके, और एक आखिरी सवाल मेरा ये था कि was there any kind of pressure to carry the whole character, because you are the hero of this movie? आप ही हो जो एक सेंटर हो इस पूरी कहानी का, तो किसी तरीके का प्रेशर के मुझे ही कैरी करना है पूरी फिल्म को शुरुआत से लेकर आखिर तक? नहीं, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मैनी इयर्स नाउ, सो आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट मेरे कंधे पे है और मैं वो सामने वाले को कन्विंस करूँगी कि ये कैरेक्टर ने जो भी किया वो सही किया, और इस सिचुएशन में अगर कोई औरत है तो उसे यही करना चाहिए था। आई हैव टू कन्विंस इट, सो थ्रू माई एक्टिंग टैलेंट I tried to do it, and I think if my director is happy, the audience will be also happy. ओके, आई होप कि ऑडियंस भी बहुत कन्विंस हो जाए जिस तरीके से आपने कहानी में सबको कन्विंस करा है, लोग कन्विंस हो और फिल्म देखने जाएं, क्योंकि मैं तो जाने वाली हूँ, मेरा तो पक्का है, मैं जाऊँगी फिल्म देखने, और भी लोग जाएंगे। एंड आई होप जब आप ढाई आखिर देखें तो आपको कैसी लगी इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इंटरव्यू पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए।